बच्चों उपसंयोजक यौगिक लेसन का जो 17वां एपिसोड है उसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है वो इतना आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। ये बहुत काफी एक दो एपिसोड और चलेंगे, लेकिन ये श्योर है कि आपको बहुत सारी चीजें सिखा करके जाएगा और कंपटीशन के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसी थ्योरी पर हम सॉल्व कर पाएंगे। वीपीटी की जितनी कमियां रह गई थी, जितने डाउट रह गए थे, वो सारी की सारी सीएफटी समझाएगी। देखिए पिछले एपिसोड में एक बात और ध्यान रखना, जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा वो ये एपिसोड नहीं देखे, क्योंकि उसको डायरेक्ट ये बात समझ में नहीं आएगी। आज हम दो बातें कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। एक तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी क्या होती है, और एक जब इलेक्ट्रॉन डी कक्षक विपाटित हो जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। ये दो बातें जो है आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो पिछली क्लास जिन्होंने देखी उनको पता लगा होगा कि सीएफटी सिद्धांत किसने दिया, किस प्रकार से काम होता था, ठीक है, और दो प्रकार के बल किस किस प्रकार से कार्य करते थे, समभ्रंश कक्षक क्या होते थे, विपाटन कक्षकों का विपाटन क्या होता था, डी कक्षकों की आकृति क्या होती थी, किस प्रकार से लिगेंड जुड़ने आते थे, और डी कक्षकों के विपाटन के बाद उनमें जो ऊर्जा बनती थी उसको अपने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते थे। ये पिछले एपिसोड की बात है। अब देखेंगे आगे। देखो क्या हुआ कि यहां तक हम बात कर चुके थे कि मुक्त आयन के पास डी कक्षकों जो होते हैं उनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, इन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। लिगेंड की उपस्थिति में इसकी ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाती है, और जब लिगेंड जुड़ने के लिए आता है तो डी कक्षक दो भागों में बढ़ जाता है। एक जिनकी ऊर्जा कम रह जाती है वो T2G कक्षक है, क्योंकि ये अक्षों के मध्य उपस्थित थे। जो अक्षों के ऊपर उपस्थित थे उन पर प्रतिकर्षण ज्यादा लगा था और उनकी ऊर्जा अधिक बढ़ गई थी, वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए थे। इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल था उसको अपने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते थे। ये बात हमने सीखी थी। अब बात गौर करना बच्चों कि ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा इस विपाटन पर निर्भर कर रही है कि विपाटन ज्यादा, जितना ज्यादा होगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। देखो विपाटन इतना तो ऊर्जा कम, विपाटन इतना तो ऊर्जा ज्यादा। दिखाई दे रही है ना बात? बस उसी को अपने सीखना है। अब ये बात किस पर निर्भर करेगी कि विपाटन कितना होगा, इस पर बहुत सारे कारक हैं, लेकिन एक कारक जो हमने अभी सीखना है वो है लिगेंड। क्या है? लिगेंड। लिगेंड की प्रकृति, अगर लिगेंड परबल होगा, लिगेंड क्या होगा? परबल, और जैसे ही वो डी कक्षक से जुड़ने के लिए आएगा वो परबल लिगेंड होने के कारण उसका विपाटन बहुत ही ज्यादा कर देगा, बहुत ही ज्यादा कर देगा, क्योंकि लिगेंड कैसा होगा? परबल। और अगर दुर्बल लिगेंड आएगा तो बेचारा धीरे धीरे आएगा, थोड़ा सा उसका विपाटन करेगा, कम विपाटन होगा। समझ पा रहे हैं कि परबल लिगेंड होगा तो विपाटन ज्यादा करेगा, दुर्बल लिगेंड होगा तो विपाटन कम करेगा। ठीक है, अब इस बात को पहले तो बात समझ लें क्या है कि हम एक बात समझ गए कि भाई अगर दुर्बल लिगेंड होगा, दुर्बल लिगेंड होगा तो डी कक्षकों का विपाटन जो है वो क्या होगा? कम होगा, और विपाटन कम होगा तो विपाटन ऊर्जा का मान भी कम होगा, जिसको अपने डेल ओ कहते हैं, या हम इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ये भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर लिगेंड परबल होगा, कैसा लिगेंड होगा बच्चों? परबल लिगेंड अगर होगा तो आप ये समझे कि विपाटन क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, विपाटन क्या होगा? अधिक होगा। और अगर अधिक होगा तो विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा ना, तो विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो हम कहेंगे डेल ओ या CFSE का मान भी अधिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब लिगेंडों को कौन सा लिगेंड परबल होगा, कौन सा दुर्बल होगा, इसको हम इस विपाटन के आधार पर चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया? हमने एक धातु ली, ठीक है, और उस पर अलग अलग लिगेंडों का अटैक करवाया। एक लिगेंड का अटैक कराया, उसने विपाटन थोड़ा सा किया तो हमने उसको दुर्बल लिगेंड में रख लिया। फिर दूसरा अटैक करवाया, उसने विपाटन थोड़ा सा ज्यादा किया तो उसको हमने उससे आगे रख लिया। एक का अटैक करवाया, उसने विपाटन बहुत ज्यादा कर लिया तो उसने उसको और आगे रख लिया। तो इस प्रकार से लिगेंडों की प्रबलता की हमने एक श्रेणी बना ली कि लिगेंडों को दुर्बलता से प्रबलता की ओर बढ़ता क्रम बना लिया। उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो अब मैं यहां पर एक हेडिंग लिख रहा हूं, उसी को अपने को सीखना है, जिसको अपने कहते हैं स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, या इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
ठीक है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहती है कि विभिन्न लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई गई। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और ये बात हमने चेक कैसे करी कि जो लिगेंड जितना विपाटन कर रहा था वो उतना ही प्रबल था। ठीक है, और उसको प्रबलता के बढ़ते क्रम में हमने व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई, उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। ये परिभाषा 12th बोर्ड में कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी क्या है? तो बिल्कुल आसान सी है कि विभिन्न लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके एक हमने जो है श्रेणी बनाई है, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं, जो कि CFT के आधार पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी जो प्राप्त हुई है, इसके अंदर जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? देखें, आपको मैंने एक ट्रिक याद करवाई थी, अगर याद हो तो। मैंने कहा था कि ये श्रेणी बनेगी कैसे, मैंने आपको याद करवाया था। मैंने कहा था आई बहार सच में कल से फिर ओपन स्कूल होंगे। ठीक है, कल से फिर ओपन स्कूल होंगे। देखो, बाहर तो आ ही जाएगी। ठीक है, क्यों बाहर आ जाएगी कि इतने दिनों बाद दोस्तों से मिलोगे, काफी जो है वो बोर हो चुके हो ना, तो बाहर सच में आ जाएगी। क्या कहा मैंने कि आई बाहर सच में कल से फिर ओपन स्कूल होंगे। अभी आगे चलते चलो, इसी क्रम में चलना है। ठीक है, तो इसके बाद इसी क्रम में चलना है। नैने ने क्या किया? सी को। ठीक है, नैने ने सी को। ये मैंने पूरी की पूरी एक टेबल बना ली। अब इसको जो है, इसके अंदर जो तत्व है उनको अपने लिख लेते हैं। तो क्या आएगा? आई मतलब I माइनस, बाहर मतलब Br माइनस, सच में SCN माइनस, कल Cl माइनस, से S माइनस 2, फिर F माइनस, OH माइनस, ओपन OH माइनस, स्कूल C2O4 माइनस 2 होंगे H2। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आपके पास आ रहा है नैने। अब यहां पर N जो है इसका मतलब है NCS माइनस, E यहां पर है EDTA माइनस 4, फिर यहां आया N, इसका मतलब है NS3, ये आया E, इसका मतलब है EN, ये आया अपने पास N, इसका मतलब है NO2 माइनस, फिर आया C, CN माइनस, और ये CO है। तो आपके पास लिगेंडों की प्रबलता का बढ़ता क्रम आपको प्राप्त हो चुका है बच्चों। सबसे दुर्बल ये, फिर प्रबल, फिर प्रबल, फिर प्रबल, फिर प्रबल। ठीक है, ये प्रबलता के बढ़ते क्रम जो है वो आपको प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से ये जो सीरीज बन गई है, इसी को हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको मैंने पहले भी आपको याद दिला दिया था, करवा दिया था, लेकिन एक बार फिर जो है ये हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या CFT के अंदर इसको दोबारा से कर लिया है। ये आपके पास है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके अंदर हमने इन तत्वों को इनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिख लिया है। ठीक है, तो आपके पास अगर स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, जो परिभाषा और ये सीरीज आपको बनानी है, याद करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बना लोगे तो आपके पास ये 2 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर का आए चाहे 1 नंबर का आए। ठीक है, चलिए, अब ये तो बात हुई एक, लेकिन अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रख लो कि आपको पता कैसे लगे कि इसमें दुर्बल कौन सा है और प्रबल कौन सा है। तो ये तो बढ़ता क्रम है, तो आप ध्यान रखना कि आप कहेंगे कि H2O तक तो जो है हमने क्या मानने हैं? दुर्बल लिगेंड मानने हैं। H2O तक तो हमने क्या मानने हैं? दुर्बल लिगेंड। ठीक है, और H2O के बाद जो है हमने क्या मानने हैं? प्रबल लिगेंड मानने हैं।
पर्बल लिगेंड मानने हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाओ तब तो ये आप इसी क्रम में, एक ही क्रम में बनाओगे, लेकिन मैंने इनको दुर्बल पर्बल के अलग अलग भागों में बांट दिया, तो ये सारे जो है वो दुर्बल हैं, ये सारे जो है वो पर्बल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हमारी पूरी हो गई। ठीक है, अब अपने को क्या सीखना है? अब अपने को एक बात सीखनी है जिसका नाम है CFT के अनुप्रयोग। क्या सीखना है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के अनुप्रयोग, ये हमें सीखना है। अच्छा, अनुप्रयोग जब अपने करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अनुप्रयोग में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? CF2 के अनुप्रयोग का मतलब होता है कि CFT का बेनिफिट क्या है, हम इससे क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इससे हम उसके क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से हम जो है यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पिछली बार हम जो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते थे वो अनुमान के आधार पर ज्ञात करते थे, इस बार प्रैक्टिकल से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी तो हमें यह पता होना चाहिए कि विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तभी तो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इस बात की हमें जरूरत होगी। तो अब आप देखो बात कितनी सिस्टमेटिक आ गई आपके पास। नंबर एक बात, अगर हम विपाटित डी कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भर लें तो उससे हमें पता लग जाएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हम इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर पाएंगे। क्लियर? तो ये बातें अपने को समझ में आ गई। देखिए क्या है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो सब हेडिंग आएगी वो सब हेडिंग ये आएगी कि विपाटित डी कक्षकों में, विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना, विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना, कि जब डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है तब उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, ये हमने सीखना है। देखो बच्चों, विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको दो प्रकार की ऊर्जाएं काम में आएंगी। एक तो ऊर्जा वही जिसको अपने कहते हैं विपाटन ऊर्जा, और जिसको अपने डेल ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और विपाटन ऊर्जा तो आपको पता ही है कि जब क्रिस्टल किसी धातु आयन से जब लिगेंड जुड़ने के लिए आता है तो वो डी कक्षकों का जितना विपाटन करता है तो उसके जो ऊर्जा आती है, विपाटित डी कक्षकों के ऊर्जा अंतराल जो आता है उसी को अपने विपाटन ऊर्जा कहते हैं, या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और जो विपाटन ऊर्जा होती है ना वो लिगेंड पर निर्भर करती है, और आपको ध्यान है कि पर्बल लिगेंड होगा तो डेल ओ विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होगा, और अगर दुर्बल लिगेंड होगा तो विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा। ये दो बातें हमें पता है, लेकिन इसके अलावा एक और ऊर्जा की जरूरत हमें पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं युग्मन ऊर्जा। क्या कहते हैं? युग्मन ऊर्जा। इंग्लिश में बोले तो इसको हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। और ये युग्मन ऊर्जा क्या होती है बच्चों, इधर गौर करना। युग्मन ऊर्जा क्या होती है कि मान लो ये आपके पास एक कक्षक पड़ा है, ये एक कक्षक है, अच्छे से समझ लेना कि युग्मन ऊर्जा क्या है। इस एक कक्षक में पहले से एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अब मैं इस कक्षक में एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाहता हूं, तो अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के आया और इसके अंदर रखना चाहा, तो ये इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन दोनों पर माइनस आवेश है, तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों पर माइनस आवेश है, इलेक्ट्रॉनों पर माइनस होता है ना, तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और ये कहेगा कि मैं तो इस कक्षक में अकेला खुला बैठूंगा, मैं इसको अंदर नहीं आने देता। ठीक है, तो इस प्रतिकर्षण को तोड़ करके हमें धक्के से इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें जो ऊर्जा लगानी पड़ेगी उसको अपने युग्मन ऊर्जा कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। अगर बात नहीं समझ में आई, कोई कहता नहीं सर मेरे को तो समझ में नहीं आया, तो आराम से एक और बात समझ लो। देखें क्या है कि आप क्लास में बैठे थे, एक टेबल पर दो जने बैठ सकते थे, मान लो इस तरीके के टेबल बने हुए थे जिसके अंदर एक पर दो बैठ सकते हैं। एक बच्चा पहले से बैठा है, एक नया बच्चा आया, वो वहां बैठने लगा, तो पहले वाला कहता है नहीं मैं तेरे को नहीं बिठाता, पहले से एक जो बच्चा बैठा है वो नए बच्चे को कह रहा है कि नहीं मैं तेरे को नहीं बिठाता, उसको धक्का दे रहा है कि मैं तेरे को नहीं बिठाता। अब इसने मेरे को शिकायत करी, तो अब मैं इस बच्चे को यहीं बिठाने के लिए पहले वाले बच्चे को दो कान पे ऊर्जा दूंगा ना, अरे दो कान पे ऊर्जा दूंगा, तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा चल ठीक है भैया बैठ जा,
समझ में आई कि नहीं यही बात? तो अब नए बच्चे को बिठाने के लिए मैं जितनी ऊर्जा उसको दे रहा हूं, 1 थप्पड़ ऊर्जा दी, 2 थप्पड़ ऊर्जा दी, जितनी ऊर्जा दी वही युग्मन ऊर्जा है। अरे समझ में आई कि नहीं आई बात? अगर नहीं आई तो खा के देख लेना ऊर्जाएं, ठीक है। तो इधर देखें क्या कह रहा हूं मैं, युग्मन ऊर्जा क्या है कि किसी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ को युग्मित करने के लिए या ऐसे सिंपल बात करें क्या करना है कि आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरने या हम कहें कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम युग्मन ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा को हम युग्मन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको युग्मन ऊर्जा की बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसके लिए स्टार डाल करके ये बात ध्यान देनी है कि युग्मन ऊर्जा हर किसी के लिए नियत होती है, क्योंकि कक्षक फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स है, इसलिए युग्मन ऊर्जा भी नियत है। इसका लिगेंड पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये फिक्स है। मतलब 2 थप्पड़ चाहिए तो 2 ही चाहिए, बस फिक्स है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि युग्मन ऊर्जा जो है, इसको एक बात तो और ध्यान देना कि इसको पाई से डिनोट करते हैं। किससे? पाई से। पेयरिंग एनर्जी है, इसको पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपने लिखना है कि पाई जो है, युग्मन ऊर्जा जो है वो हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है, ये लिगेंड विगेंड से बदलती नहीं है। बस इतनी बात हमें जान लेनी है, क्लियर। अब अपने को क्या करना है, अब इन दोनों ऊर्जाओं का यूज करते हुए हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन भरना सीखना है। चलिए अब अपने इलेक्ट्रॉन भरना सीखो। पहले अपने कैसे भरते हैं, देखो कोई कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरा जाता है। देखो ये क्या था, ये मेरे पास एक एग्जांपल में बता रहा हूं, ये मेरे पास डी कक्षक थी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डी कक्षक थे। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैं ये एग्जांपल मान लेता हूं कि ये मेरे पास कौन है? Fe+2 धातु आयन है, ठीक है। अब इसके साथ मैं 2 लिगेंड जोड़ता हूं, तो 2 परिस्थितियां मेरे इसके सामने आ जाएंगी। एक स्थिति तो ये आएगी कि अगर मैं इसके साथ में कौन सा लिगेंड जोड़ूं, मान लो मैंने Cn- जोड़ा, तो संकुल जो बना वो बना मेरे पास FeCN की 6। लेकिन अब ये लिगेंड जो है वो ये वाला लिगेंड कैसा है? पर्बल लिगेंड है। अब पर्बल लिगेंड है तो इसका विपाटन कर देगा, और इसका विपाटन ज्यादा कर देगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे 3 कक्षक, ठीक है। नीचे कितने आएंगे? 3 कक्षक आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास नीचे तो जो 3 कक्षक आ जाएंगे, जिनको हम T2G कक्षक कहते हैं, ठीक है। और ऊपर जो है वो 2 कक्षक चले जाएंगे, जिनको हम EG कक्षक कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि पर्पल लिगेंड है तो नो डाउट विपाटन क्या होगा? विपाटन अधिक होगा। तो इसके अंदर जो है ना, विपाटन संकुल जो बन रहा है वो तो बन रहा है FeCN की 6-4, ठीक है, ये है। अब इसके अंदर क्या है कि यहां पर तो विपाटन अधिक होगा, तो आप समझ लें कि इसका मतलब विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होगा। ये विपाटन ऊर्जा पेयरिंग एनर्जी पाई, तो विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि लिगेंड कैसा है? पर्बल है, इसलिए विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होगा। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरूं तो कैसे भरूंगा? देखें कि मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ये वाले इनमें भरने, ये मुक्त आयन में था, विपाटन के बाद अब ये वाले इलेक्ट्रॉन मुझे इन कक्षकों में लाने हैं। तो मैं कैसे लाऊंगा? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन वहां भरे जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन को भरने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अपने पास जो पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो इसको कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है, दूसरा आएगा तब भी कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है, तीसरा आएगा तब भी कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा भरने के लिए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो अगर यहां आए तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, नया इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कौन सी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी? युग्मन ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आए तो युग्मन ऊर्जा की आवश्यकता है, और यहां आए तो विपाटन ऊर्जा की आवश्यकता है, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो दो तरीके की ऊर्जा चाहिए चौथे इलेक्ट्रॉन को। लोग दोबारा समझ लें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आए तो कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता, युग्मन ऊर्जा की आवश्यकता, क्योंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाए तो ये इतनी ऊर्जा पार करके जाना पड़ेगा, इसको कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, विपाटन ऊर्जा की। और शर्त यह है कि इलेक्ट्रॉन सदैव और सदैव उस कक्षक में जाएगा जिसमें जाने के लिए उसे कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कम ऊर्जा कौन सी की आवश्यकता है, देखो यहां पर पेयरिंग ऊर्जा कम है तो ये यहां आएगा तो कम ऊर्जा चाहिए, विपाटन ऊर्जा ज्यादा है तो यहां जाने के लिए उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ठीक है, और पांचवा यहां आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है इसके अंदर एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन थे और छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां भरा जाएगा, क्योंकि Fe+2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पे Fe+2 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी के अंदर 3D ये 6 होता है, क्या होता है, 3D 6 होता है। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब जब परबल लिगेंड होगा तो विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा, इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित भरे जाएंगे। अब दूसरी स्थिति देख लो रे, दूसरी स्थिति देख लो, आपको बात क्लियर हो जाएगी, मजा आ जाएगा बात का। और कहानी कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि अगर इधर H2O लिगेंड जोड़ू, H2O लिगेंड कैसा, दुर्बल तो विपाटन कम, तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा विपाटन कर लो, ये लो, ये मैंने 3 कक्षक नीचे बना लिए और ये लो, ये मैंने 2 कक्षक ऊपर बना लिए। विपाटन मैंने थोड़ा सा किया है, यहां पर विपाटन ज्यादा है, यहां पर विपाटन कम है, कारण दुर्बल लिगेंड है भाई, दुर्बल लिगेंड है, तो विपाटन कम हुआ। तो अब इस स्थिति के अंदर पहले तो संकुल कौन सा बन रहा है, संकुल तो इसके अंदर बन रहा है बच्चों FeH2O की 6+2 संकुल बन रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि दुर्बल लिगेंड है तो विपाटन कम। अब विपाटन कम है तो क्या होगा, विपाटन कम है तो विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा और युग्मन ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि युग्मन ऊर्जा तो वही नियत है। दुर्बल लिगेंड है तो दुर्बल लिगेंड से जब दुर्बल लिगेंड है तो विपाटन ऊर्जा युग्मन ऊर्जा से कम हो जाएगी, और लिगेंड परबल है तो विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाएगा। युग्मन ऊर्जा वही नियत है, कम ज्यादा कौन हो रही है, विपाटन ऊर्जा, दुर्बल लिगेंड तो कम, परबल लिगेंड तो ज्यादा। ठीक है, तो अब विपाटन ऊर्जा का मान कम है, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है, कारण दुर्बल लिगेंड। ठीक है, तो अब अगर अपने को इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो क्या होगा, पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे भर दो, 1 2 और 3 भर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, क्योंकि यहां एक इलेक्ट्रॉन आना है, निम्न ऊर्जा स्तर में है तो कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्या है कि आपको अब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा भाई, यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन आया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन के पास 2 स्थितियां हैं, अगर तो ये यहां जाए तो कौन सी ऊर्जा की जरूरत है, युग्मन, क्योंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर यहां जाए तो कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता है, यहां जाए तो कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता है, यहां जाए तो इस विपाटन ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जहां उसको सस्ता पड़ेगा। अब सस्ता कहां पड़ रहा है, विपाटन ऊर्जा कम है, वहां सस्ता पड़ रहा है, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा क्योंकि विपाटन ऊर्जा कम है। समझ पा रहे हैं बात। अब अगर मान लो 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 5वां इलेक्ट्रॉन अगर यहां आएगा तो इसको कौन सी ऊर्जा चाहिए, युग्मन, यहां आए तो विपाटन और युग्मन दोनों चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी पार करके जाएगा और ऊपर एक जना बैठा भी है तो युग्मन भी लगेगी, तो विपाटन और युग्मन दोनों लगेगी, लेकिन यहां पर सिर्फ विपाटन लगेगी, और कम कौन सी है, विपाटन, तो जो है 5वां इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा। अब छठा इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो छठा इलेक्ट्रॉन यहां आए तो युग्मन ऊर्जा, यहां आए तो युग्मन प्लस विपाटन दोनों, यहां आए तो युग्मन प्लस विपाटन दोनों, तो इसका मतलब है कि यहां पर आ जाएगा, चाहे युग्मन ऊर्जा ज्यादा है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए इसको विपाटन प्लस युग्मन दोनों चाहिए। समझ पा रहे हैं आप बात। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कोई बच्चा अगर मान लो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है, ठीक है, और वो ट्यूशन नहीं करता तो उसको कोई फीस नहीं लगती, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन तो बिना फीस के बैठ गए। अब जैसे चौथा आया तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और उसको जो है क्या करना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसको ट्यूशन करनी है, मतलब अगर ट्यूशन करनी है तो सरकारी स्कूल प्लस ट्यूशन, तो इसका मतलब है कि यहां पर युग्मन ऊर्जा तो चाहिए। क्लियर, युग्मन ऊर्जा तो चाहिए, ट्यूशन फीस तो चाहिए। लेकिन अगर वो ऊपर जाता है और प्राइवेट स्कूल में जाता है, ऊपर क्या है, प्राइवेट स्कूल,
ठीक है। ऊपर वाले में अगर वो ट्यूशन नहीं करता तो कोई बात नहीं, स्कूल फीस तो लगेगी, तो इसलिए विपाटन ऊर्जा तो लगेगी, ठीक है। लेकिन वो ट्यूशन के साथ क्या करता है, सॉरी प्राइवेट स्कूल के साथ ट्यूशन करता है, तो इसका मतलब है तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल की फीस भी लगेगी और साथ में युग्मन ऊर्जा भी लगेगी, ट्यूशन की फीस भी लगेगी और स्कूल की फीस भी लगेगी। अब ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है या छठा इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये यहां आता है तो इसको सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस लगेगी, यहां आता है तो उसको ट्यूशन फीस भी लगेगी और स्कूल की फीस भी लगेगी, इसलिए ये बच्चा जो है वो नीचे वाले नहीं चला जाता है। बच्चा तो ये चाहता है कि भैया सस्ते में जहां मिले वहीं लपक लो, ठीक है। तो इसलिए अपने पास ये पूरी कहानी बनी इलेक्ट्रॉन को भरने की। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है डी 1 से लेकर के 10 तक, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, तो 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉनों को दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के में कैसे भरा जाता है और प्रबल क्षेत्र लिगेंड में कैसे भरा जाता है, ये सारी बातें अपने को सीखनी है। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो अपने पास चक्रण कैसे निकलता है, तो ये कई चीजें हैं जो अपने निकालनी सीखेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। ये बात मुझे बताना कि ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई थी, ये वाली, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आई तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगले एपिसोड में हमने यही इसी को डिटेल से 1 बाय 1 एक एक को लेकर के चलना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। मैं इसके नोट्स अभी नहीं दे रहा हूं, मैं ये पूरा एक ही पीडीएफ में सेव कर रहा हूं, एक में ही सेव कर रहा हूं, ठीक है। और पूरा एक में सेव करके पूरी सीएफटी जब हो जाएगी पूरे के नोट्स एक साथ आपको दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें यार। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया थ्योरी बिल्कुल डे बाय डे एक सीरीज में चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बीच में काट पीट करके करवा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इस बात को, ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये कमेंट करके मुझे बताना भी जरूर। अगर नहीं आई तो कल मैं अगले एपिसोड में मैं इसको और डिटेल से पढ़ा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, गुड लक।